चलिएगा, तो हम बात कर लेते हैं 16th या सेकेंड लास्ट मुगल रूलर जिनका नाम है अकबर द्वितीय या अकबर सेकेंड। इन्होंने शासन किया है 1806 से 1837, इट मीन्स 1806 से 1837 तक। तो 1806 से 1837 तक जिस मुगल रूलर ने मुगल साम्राज्य में शासन किया था, इनका नाम था अकबर द्वितीय। अब देखिए, मुगल साम्राज्य का मतलब कुछ भी नहीं है। मुगल साम्राज्य मीन्स अब इनका जो कंट्रोल, जो नियंत्रण है, वो सिर्फ रेड फोर्ट और उसके आसपास ही, या फिर हम बोलें कि दिल्ली और उसके आसपास ही है। और दिल्ली पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण हो चुका है, तो यानी कि इनका नियंत्रण अब कहीं पर भी नहीं बचा है। क्लियर? तो नाम मात्र के रूलर हैं, सिर्फ नाम मात्र के शासक हैं अकबर सेकेंड। 16th मुगल रूलर के रूप में जाना जाता है 1806 से 1837 तक। पहला ही क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये होगा कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? द फर्स्ट मुगल बादशाह हु बिकेम द मुगल रूलर बाय ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स के संरक्षण में, है ना, ब्रिटिशर्स के संरक्षण में बनने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो आंसर क्या होगा आपका? अकबर द्वितीय। तो अंग्रेजों के माध्यम से इसे अपॉइंट किया गया था। ही वॉज द सन ऑफ शाह आलम सेकेंड। ये शाह आलम द्वितीय का ही एक क्या था? पुत्र था। क्लियर? अकबर सेकेंड ने ही, अब देखिए आप लोगों को पता है कि यहाँ से क्या हुआ था कि जो मुगल बादशाह थे वो पेंशनर बन चुके थे। किसके? ब्रिटिशर्स के। इन्हें ब्रिटिशर्स के माध्यम से क्या दी जाती थी? पेंशन दी जाती थी। अंग्रेज लोग ही इन्हें क्या करते थे? पेंशन दे देते थे। कोई टैक्स वगैरह वसूलने का अब इनका कोई काम नहीं था। ऐसा कोई इन्हें बड़ी राशि नहीं प्राप्त होती थी अलग अलग प्रांतों से टैक्स के रूप में, जैसे पहले इनका जो स्वर्णिम दौर रहा है मुगलों का पूरे भारत में, तो हर तरफ से इन्हें टैक्स मिलता था। तो कोई प्रॉब्लम तो रहती नहीं थी रेवेन्यू की। बट यहाँ से क्या हुआ? टैक्स मिलना बंद हो गया है, क्योंकि अब अधिपत्य था ही नहीं। तो पेंशन दी जाती थी अंग्रेजों के माध्यम से, और पूरे इंडिया को अब कंट्रोल कर रहे थे ब्रिटिशर्स। धीरे धीरे अंग्रेजों ने पेंशन की राशि क्या कर दी? कम कर दी थी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने पेंशन की जो अमाउंट था, अमाउंट ऑफ पेंशन, वो क्या कर दिया गया? डिक्रीज कर दिया गया। देन अकबर सेकेंड ने अंग्रेजों से गुजारिश करने के लिए अपनी अमाउंट को, अपने पेंशन के अमाउंट को बढ़वाने के लिए भारत के ही एक समाज सेवी, एक समाज सुधारक जिनका नाम था राजा राम मोहन राय, उस समय के एक मुख्य समाज सेवक हुआ करते थे, समाज सुधारक हुआ करते थे, सोशल रिफॉर्मिस्ट, जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। तो एक्चुअल में राम मोहन राय नाम था उनका, राम मोहन रॉय। इन्हें टाइटल दिया था अकबर सेकंड ने, और जो टाइटल दिया था वो था राजा का। तो राजा की उपाधि आपसे पूछी जाएगी। राजा का जो टाइटल था वो किसके द्वारा दिया गया था? राजा राम मोहन राय को। तो ध्यान रखिएगा, द टाइटल वॉज गिवन बाई, राजा टाइटल वॉज गिवन बाई अकबर सेकेंड टू राम मोहन राय, जो बंगाल से बिलोंग करते थे और एक समाज सुधारक थे। इन्हें कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। क्लियर? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, या हेरोल्ड ऑफ री इस्टेब्लिशमेंट या रिकार्नेशन, या हम बोले पुनर्जागरण, रिवाइवलिस्ट। तो एक रिवाइवलिस्ट के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने चीज़ों को चेंज किया है, जिन्हें अंधविश्वासों से बाहर निकाला है, कुरीतियों से बाहर निकाला है। सबसे खास इनका जो कार्य रहा है 1829 में, जो सती प्रथा को पूरी तरह से बंद किया गया, सती प्रथा के ऊपर पूरी तरह से जो कानून बनाया गया, वो इन्हीं के प्रयासों के मद्देनजर रखते हुए अंग्रेजों ने सती प्रथा को गैर कानूनी डिक्लेयर किया। क्लियर? तो इलीगल एक्ट हो चुका था सती प्रथा। सती जो एक्टिविटी थी, जो प्रैक्टिस थी, वो इलीगल हो चुकी थी 1929 बाय द मैक्सिमम वर्कड बाय राजा राम मोहन राय। और इसमें उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इससे इम्प्लीमेंट करने में भी भूमिका निभाई थी, जिनका नाम था लॉर्ड जो थे उस टाइम के गवर्नर जनरल, लॉर्ड, चलिए नाम मैं बताऊंगा आप लोगों को, हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किया है इस टॉपिक को। तो लॉर्ड कैनिंग नहीं थे, चलिए नाम बाद में, अभी क्लिक नहीं हो रहा। तो राम मोहन राय ने और ब्रिटिश वायसराय ने मिलकर ये कानून बनाया था 1829 में। आगे चलते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्हें टाइटल दिया राजा का। राजा का टाइटल इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने राजा राम मोहन राय को भेजा कहां पर? ब्रिटेन।
ब्रिटेन भेजा गया, कहाँ भेजा गया, ब्रिटेन भेजा गया है ना। और ब्रिटेन भेजने का टारगेट ये था अपनी पेंशन की जो अमाउंट थी उसमें क्या कराना, इंक्रीमेंट कराना। तो पेंशन की राशि बढ़वाने के लिए अपनी ओर से एम्बेसडर बनाकर, अपना एम्बेसडर बनाकर इन्होंने किसे भेजा, राजा राममोहन राय को ब्रिटेन भेजा। क्लियर। और ब्रिटेन में ही इन 1833 1833 में ब्रिटेन में ही राजा राममोहन राय की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्लियर। तो ध्यान रखिए, राजा राममोहन राय की मृत्यु इंडिया में नहीं हुई थी, राजा राममोहन राय की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, इंग्लैंड में। ये बात ध्यान रखिएगा। और वहीं पर उनकी समाधि भी बना दी गई थी, है ना। तो वहीं पर उनकी समाधि भी है, या वहीं पर वो स्थान है जहाँ पर उनकी समाधि स्थल कहा जाता है। चलिए, तो राजा राममोहन राय को इन्होंने भेजा था। और फिर अगर हम बात करें 1837 इनकी क्या हो गई, अकबर सेकंड की मृत्यु हो गई। तो अकबर सेकंड की डेथ हो गई 1837 में। तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे नहीं। पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया जो आ सकता है एग्जाम में वो ये कि अंग्रेजों की सपोर्ट से बनने वाले पहले मुगल बादशाह थे। इन्होंने अपनी पेंशन की राशि बढ़वाने के लिए राजा राममोहन राय को अपना एम्बेसडर बनाकर, अपना एम्बेसडर बनाकर, अपना राजदूत बनाकर लंदन भेजा था या ब्रिटेन भेजा था। और वहीं पर राजा राममोहन राय की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। दूसरी बात यह है कि इन्होंने ही राजा राममोहन राय को राजा की क्या दी थी, उपाधि दी थी। राजा राममोहन राय इंडिया के या उस समय जमाने के एक मुख्य समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने सती प्रथा, महिला बाल विवाह, है ना, इस तरह की जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने का काफी प्रयत्न किया था। अब हम बात करेंगे द लास्ट मुगल रूलर, जो 17वें नंबर के होंगे, 17th नंबर के होंगे। तो 17th नंबर के लास्ट जो मुगल रूलर बने वो इन्हीं के पुत्र बने, जिनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, चूंकि ये पोएट थे, उर्दू के काफी मुख्य पोएट के रूप में जाना जाता है इन्हें। उर्दू के एक प्रसिद्ध पोएट थे, कवि थे। और ये जो कविता लिखते थे वो जफर नाम से लिखते थे। किस नाम से, यानी कविताओं में क्या होता है, पोएट का नाम चेंज हो जाता है। तो ये अपने किस नाम से कविताएं लिखते थे, जफर नाम से, इसलिए इन्हें कहा जाता है बहादुर शाह जफर। क्लियर। तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जिनका कविताओं में इनका जो नाम यूज होता था वो जफर यूज होता था। क्लियर। इनका टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं 1837 से इन्होंने शासन किया 1857 तक। तो 1837 से 1857 तक का जो 20 साल का शासन था वो किया गया बहादुर शाह द्वितीय, या पूरा नाम होगा बहादुर शाह जफर के द्वारा। ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा कि जब हमने 6 ग्रेट मुगल रूलर को पढ़ा था और मैंने कहा आप लोगों की टोटल 17 रूलर होंगे, और फिर जो 7th नंबर के जो रूलर थे आए थे उनका नाम भी क्या था, बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम से हमने इस डाउनफॉल ऑफ मुगल पीरियड को शुरू किया था और खत्म भी हो जाता है किस पर, बहादुर शाह द्वितीय पर। तो बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय ये हो गए आप लोगों के सामने क्लियर। इन दोनों के बीच में आते हैं कितने रूलर, 15 रूलर, 15 शासक। इन दोनों को मिलाकर टोटल हो जाते हैं इस लेटर मुगल पीरियड में 17 रूलर। एक बार और देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम के बाद जो रूल करने आते हैं उन्हीं के सबसे बड़े पुत्र, जिनका नाम था जहादार शाह। हालांकि जहादार शाह के 3 भाई और हुआ करते थे, जिनके नाम मैंने आप लोगों को बताए, अजीमुस्सान, इसके अलावा जहान शाह, और एक नाम और है रफीउस्सान, अजीमुस्सान और जहान शाह। जहादार शाह की डेथ होने के बाद अगले जो रूलर बने 1713 में, 1713 में, वो बने थे, वो कौन बने थे, वो बने थे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर की बात की जाए तो अजीमुस्सान के पुत्र थे फर्रुखसियर। 1713 से 1719 तक रूल कर पाए फर्रुखसियर। देन फिर इनकी हत्या कर दी गई थी उस समय के किंग मेकर्स के माध्यम से, जिनका नाम था सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखसियर की हत्या की। इसके बाद इनकी काफी बदनामी हुई सैयद बंधुओं की। बट फर्रुखसियर को मारकर अगला जो मुगल बादशाह उनकी ओर से बनाया गया, बैठाया गया, उसका नाम था रफी-उद-दरजात। रफी-उद-दरजात किसका पुत्र था, वो पुत्र था रफी उस शान का। तो रफी उस शान
जो जहांदार शाह का ही एक छोटा भाई था, उसी का पुत्र रफीउद्दर्जात अगला मुगल बादशाह बना। लेकिन किस्मत खराब थी, 3 महीने और 4 दिन तक, सबसे कम समय तक शासन कर पाया रफीउद्दर्जात, और टीबी की बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। देन उसी का छोटा भाई जिसका नाम था रफीउद्दौला, तो रफीउद्दौला जो रफीउद्दर्जात का ही छोटा भाई था, वो अगला मुगल बादशाह बना, और वो भी कुछ मंथ ही रूल कर पाया, कुछ महीने ही शासन कर पाया। उसकी भी किस्मत खराब रही और उसकी भी डेथ हो गई ड्यू टू डिसेंट्री, अतिसार रोग के कारण उसकी भी क्या हो गई, डेथ हो गई। इस बीच में निकुसियर नामक एक व्यक्ति ने रिवोल्ट कर दिया और आगरा के किले में अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर या इंडिपेंडेंट बादशाह डिक्लेयर कर दिया। निकुसियर की बात की जाए तो ही वॉज द सन ऑफ शहजादा अकबर, जो शहजादा अकबर का ही पुत्र था। शहजादा अकबर की बात की जाए तो ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ औरंगजेब। देन उसने औरंगजेब के टाइम पर रिवोल्ट किया था 1682 में, आप लोग पता होगा 1681 में। देन फिर क्या हुआ कि रफीउद्दौला की मृत्यु हो जाने के बाद अगला जो मुगल बादशाह बना वो बना मोहम्मद शाह। कौन बना? मोहम्मद शाह, जो रंगीला के नाम से फेमस है, तो हम बोलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, जो जहांदार शाह के सबसे छोटे भाई जिसका नाम था जहान शाह का पुत्र था। और ये रूलर बनता है 1719 में, और रूल करता है 1719 से 1748 1748 तो 1748 तक रूल किया किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद शाह रंगीला की जब मृत्यु हो गई तो उसी का पुत्र अगला शासक बना जिसका नाम था अहमद शाह। अहमद शाह ने रूल किया 1748 से 1754 तक। 1754 तक रूल करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और अगला शासक बना आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड ने रूल किया 1754 से 1769 तक, और जब उसकी डेथ हो गई तब रूल करने आया उसी का पुत्र, आलमगीर सेकंड का पुत्र। और आलमगीर सेकंड का पुत्र ही आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, बना कौन? शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड जिसने 1759 से रूल किया 1806 तक, और फिर आया रूल करने उसका पुत्र जिसका नाम है अकबर सेकंड, जिसने रूल किया 1806 से 1837 तक। देन फिर रूल करने आया अकबर सेकंड का पुत्र, जो इस पूरे मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल बादशाह कहलाता है, बहादुर शाह सेकंड, जो पोएट था एक प्रकार से और अपनी पोएम्स में अपना नाम यूज करता था जफर। दैट्स व्हाई ही वॉज टोटली नोन एज, या ही वॉज फेमसली नोन एज बहादुर शाह जफर। पूरा नाम कहलाता है बहादुर शाह जफर। तो एक बार मैंने आप लोगों को पुनः रिवाइज करवा दिया, रिकैप करवा दिया कि इस तरह से इस लेटर मुगल पीरियड में कौन कौन से मुगल रूलर्स हुए हैं, उन सबके नाम। ठीक है। अच्छा, इस बीच में ना एक नाम और आता है, हालांकि बहुत कम बुक्स में वो नाम हमें दिखाई देता है। क्लियर? तो एक नाम और आता, हालांकि उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है या वो ज्यादा समय के लिए रूल करने नहीं आया था, और वो है इस बीच में आलमगीर सेकंड और शाह आलम द्वितीय के बीच में। इन दोनों के बीच में एक और व्यक्ति कुछ समय के लिए रूल करने आता है, जो काम बख्श का पुत्र था। और काम बख्श की बात की जाए तो औरंगजेब का सबसे छोटा पुत्र हुआ करता था काम बख्श। 5 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र था काम बख्श। उसका पुत्र यहां पे रूल करने आता है जिसका नाम था शाहजहां तृतीय, शाहजहां थर्ड। क्लियर? हालांकि मराठा सरदारों के द्वारा इसे हटा दिया जाता है। तो शाहजहां तृतीय कुछ समय के लिए क्या करता है? रूल करने आता है। देन फिर बन जाता है शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय के बाद अंग्रेजों के सपोर्ट से अकबर द्वितीय, एंड देन अकबर सेकंड के बाद बहादुर शाह द्वितीय। तो ये सब द्वितीय रूलर हैं। अब इनके समय की कुछ इवेंट्स की अगर हम बात करें, घटनाओं की बात करें, तो पहली बात जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि लास्ट मुगल रूलर, और जब आप लास्ट मुगल रूलर को पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में फिर से वही बात आएगी कि 331 साल पहले, 331 ईयर पहले भारत में मुगल साम्राज्य की नींव ही किसने रखी थी? क्लियर? इन्हीं के परिवार के, इन्हीं के फैमिली के, इन्हीं के वंश के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो ध्यान रखिएगा, पहला मुगल बादशाह ही कौन हुआ था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बादशाह कलंदर गाजी। और ये इंडिया में आया था पानीपत के पहले युद्ध 21 अप्रैल 1526 1526 से
1857 तक का ये जो रूल रहा है, जो कि 331 इन मुगलों ने रूल किया इंडिया में। और अब हम बात कर रहे हैं इनके पतन के बारे में। तो पतन के लिए अब हम गौर कर रहे हैं आखिरी रूलर के बारे में। जब आखिरी रूलर को पढ़ते हैं तो तभी हमारा दिमाग जाता है कि फर्स्ट कौन था, और इस वंश का जो गोल्डन पीरियड रहा है वो उन 6 रूलर्स के समय पर रहा है, और जो स्टार्ट होता है किससे, बाबर से। देखिए, तो पहला पॉइंट आ जाता है ही वॉज द लास्ट मुगल रूलर। सेकंड पॉइंट ये क्या था, तो ही वॉज अ पोएट, ही वॉज उर्दू पोएट, ही वॉज अ उर्दू पोएट। ये एक प्रसिद्ध उर्दू कवि था। एक बात ये तय हो गई है ना। काफी कविताएं लिखी हैं इन्होंने, और काफी प्रसिद्ध कविताएं वो लिखी हैं। और इन्हें बात में बता दूं आप लोगों को, बहादुर शाह द्वितीय को एक देशभक्त के रूप में भी जाना जाता है ना। तो इन्हें एक अच्छे खासे देशभक्त के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन जब ये रूल कर रहे थे अपने जीवन के अंतिम समय में, तब इनकी एज भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। ही वॉज द उर्दू पोएट, पहली बात ये हो गई कि एक उर्दू कवि थे। इनके जमाने में इनके समय के 2 और प्रसिद्ध पोएट हुआ करते थे। क्लियर, इन्हीं के समकालीन 2 प्रसिद्ध शायर हुआ करते थे। एक्चुअली इनके समय के 2 प्रसिद्ध शायरों के नाम मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। तो इनके समय के 2 प्रसिद्ध शायर, जिनके नाम जो हैं 2 प्रसिद्ध शायरों के, एक का नाम है इब्राहिम गोफ। क्या नाम है, इब्राहिम गोस, है ना, गोफ नहीं, गोस, इब्राहिम गोस पहला नाम। दूसरा नाम है असद उल्ला खान। दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है, असद उल्ला खान। और ये जो असद उल्ला खान नामक शायर थे, ये एक्चुअल में जाने जाते हैं मिर्जा गालिब के नाम से। ही वॉज वेरी फेमस शायर एंड फेमसली नोन एज मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का ही नाम क्या है, असदुल्ला खान। वो ओरिजिनल नाम क्या था, असदुल्ला खान। असदुल्ला खान को ही प्रसिद्ध है, वो ही प्रसिद्ध किस नाम से, मिर्जा गालिब के नाम से। तो ही वॉज अ उर्दू पोएट एंड ड्यूरिंग हिज टाइम हिज कंटेम्परेरी 2 फेमस शायर वॉज इब्राहिम गोस एंड सेकेंड वॉज असदुल्ला खान। असदुल्ला खान वॉज फेमस एज मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब के नाम से प्रसिद्ध कौन हुआ, असदुल्ला खान। ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, आप सभी को पता है, द रिवोल्ट ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 में इन्हीं के समय पर हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857। और इस रिवोल्ट के लीडर के तौर पर ही अपॉइंट किया गया था किसे, बहादुर शाह जफर को। तो बहादुर शाह जफर ही इस महान क्रांति के क्या थे, लीडर अपॉइंट किए गए थे। क्योंकि जब मेरठ से 34th इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मेरठ से जब दिल्ली गए, तो उन्होंने अपना लीडर किसे तय किया, किसे अपना लीडर नियुक्त किया, बहादुर शाह जफर को। हालांकि रिलक्टेंटली इच्छा नहीं थी उनकी, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग थे और उनका ऐसा मानना था कि मैं एक बुजुर्ग हूं तो मैं किस तरह से आपकी क्रांति में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। बट इन्हें नाम मात्र का ही क्या बनाया गया था, लीडर बनाया गया था। क्लियर। और नाम मात्र के लीडर थे, सिर्फ कहने के लिए लीडर थे। हालांकि इन्होंने कई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। जैसे इस रिवोल्ट के दौरान उन्होंने कई राजाओं को अपनी ओर से लेटर लिखा और सभी से ये आह्वान किया कि आप सभी को इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करना है, सेनाओं को अपनी ओर से सपोर्ट करना है और अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत से बाहर करने की कोशिश करना है। तो इन्होंने सभी राजाओं को अपनी ओर से क्या किया था, लेटर पहुंचवाया था। लेकिन आप लोगों को पता है अंग्रेज कितने चालाक थे, कितने चतुर थे। बहादुर शाह के द्वारा पहुंचाए गए लेटर को रास्ते में ही क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया और उससे गलत प्रकार से प्रस्तुत किया गया। उसकी लैंग्वेज को बदलकर डराने की कोशिश की गई दूसरे राजाओं को। जैसे जब पंजाब में जब ये लेटर पहुंचा तो पंजाब में राजाओं को ये कहा गया या इस तरह से बातें बताई गई या इस तरह से जनता को ये बताया गया है कि अगर ये रिवोल्ट सक्सेस हो जाता है और अगर अंग्रेजों का शासन समाप्त हो जाता है और मुगल शासन अगर वापस शुरू होता है तो हर जो सिख व्यक्ति है, हर जो सिख संप्रदाय का व्यक्ति है, उसे मार दिया जाएगा। इस तरह से दुष्प्रचार किया गया था। इस तरह से क्या किया गया था,
बेड प्रमोशन किया गया था, गलत प्रमोशन किया गया था किसका, बहादुर शाह जफर का। किसके माध्यम से, अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों ने पूरे सोर्सेस का यूज किया था इस रिवोल्ट को दबाने के लिए। काफी गलत तरह से भी अंग्रेजों ने इस रिवोल्ट को क्या किया था, दबाया था। क्लियर, काफी ह्यूमिलिएटिंग वे में उन्होंने इस रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की। तो यही चीजें हैं। हालांकि रिवोल्ट वाला टॉपिक हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, हमारे सिलेबस में शामिल है वो, तब हम उसे सेपरेटली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लेकिन ये समझ लें कि जो रिवोल्ट हुआ था वो ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ बहादुर शाह जफर हुआ था, और इसी रिवोल्ट के समय पर लीडर के रूप में अपॉइंट किया गया था किसे, बहादुर शाह जफर को। और इस रिवोल्ट के जो लीडर के इस रिवोल्ट के जो सेनापति बनाए गए थे, जो आर्म्ड जनरल बनाए गए थे इनकी ओर से या इनके लिए, उनका नाम था वक्त खान। वक्त खान, वक्त खान आर्म्ड जनरल थे, इस रिवोल्ट के मेन सेनापति हुआ करते थे वक्त खान। क्लियर, तो ये नाम काफी प्रसिद्ध रहेगा आप लोगों के लिए। 1857 के रिवोल्ट को लीड ही कौन कर रहा था, एक मुस्लिम सेनापति लीड कर रहा था जिसका नाम था वक्त खान। इट मींस इस रिवोल्ट में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया था। उस समय हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफी अच्छी रही थी इंडिया की, और ऐसा कोई भी भेदभाव उस समय पर नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। क्योंकि हम सभी को पता है कि रिवोल्ट अनसक्सेस हो गया, असफल हो गया था, और इस रिवोल्ट के असफल होने के कई रीजन रहे, कई कारण रहे, जिसमें एक कारण यही रहा कि इंडियंस जो थे, जो इंडियन रूलर्स थे, कई भारतीय शासकों ने यहाँ पे देशद्रोहीपन दिखाया और इस रिवोल्ट में शामिल नहीं हुए। और शामिल नहीं हुए तो कोई बात नहीं थी, बट उन्होंने सपोर्ट किया किसका, अंग्रेजों का। उन्होंने किसको सपोर्ट करा, अंग्रेजों को। इन सपोर्ट करने वाले रूलर्स की अगर बात की जाए जिन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया, उनमें सबसे प्रसिद्ध नाम जो आ जाता है वो आ जाता है ग्वालियर के सिंधिया राजाओं का। इसके अलावा राजपूताना के जो रूलर्स थे उन्होंने भी इस दौरान कोई हिस्सा नहीं लिया, क्रांति में रिवोल्ट नहीं किया। दूसरे पंजाब के जो रूलर्स रहे उन्होंने भी इस क्रांति में से दूरी बनाए रखी, कोई काम नहीं किया, ऊपर से अंग्रेजों को सपोर्ट किया। कश्मीर के जो राजा थे, जो शासक थे, उन्होंने भी इस दौरान अंग्रेजों को सपोर्ट किया, उन्हें सहायता पहुंचाई। इस तरह से कई ऐसे देसी रूलर्स रहे हैं। साउथ इंडिया के भी जो रूलर्स रहे उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया इस रिवोल्ट में। ये सारे रीजन रहे जिसके कारण रिवोल्ट अनसक्सेस हो गया। और भी कई रीजन रहे, जैसे क्रांतिकारियों के पास न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स नहीं थे, पैसे की कमी थी, यूनिटी की कमी थी, अच्छे अच्छे लीडर्स नहीं थे, तो योग्य नेतृत्व की कमी रही। तो इस तरह से कई सारे ऐसे लेकनेस रहे जिसके कारण रिवोल्ट अनसक्सेस हो गया। और वहीं अंग्रेजों की बात की जाए तो पूरे रिसोर्सेस को यूज किया उन्होंने, एक ह्यूमिलेटिंग तरीके से इस रिवोल्ट को क्या किया, दबा दिया अंग्रेजों ने। क्लियर, तो यहाँ पे हम बात कर लें कि रिवोल्ट अनसक्सेस हो गया। देन जब ये रिवोल्ट अनसक्सेस हो गया तब इन 1857 में ही, 1857 में ही बहादुर शाह जफर को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। इन 1857 बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड। ही वॉज अरेस्टेड बाई ब्रिटिश जो लेफ्टिनेंट थे, ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जिनका नाम था निकल्सन। तो ब्रिटिश लेफ्टिनेंट निकल्सन और दूसरा जो लेफ्टिनेंट था जिसका नाम था हडसन। तो एक तो है निकल्सन और सेकंड है हडसन। लेफ्टिनेंट निकल्सन और लेफ्टिनेंट हडसन, इन दोनों लेफ्टिनेंट ने या ब्रिटिश फोर्स के सिपाहियों ने क्या किया, अरेस्ट किया बहादुर शाह जफर को। तो बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड बाई ब्रिटिश लेफ्टिनेंट निकल्सन एंड हडसन इन द टॉम्ब ऑफ हुमायूं। उस समय वो हुमायूं की समाधि में थे, हुमायूं के टॉम्ब में थे। तो हुमायूं की समाधि से ही इन्हें क्या किया गया था, मकबरे से ही इन्हें क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था। एंड अरेस्ट करके इनके ऊपर एक केस चला देशद्रोह का, और इस केस के बाद इन्हें 19 सितंबर इन 1857 1857 में ही काले पानी की सजा में रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था, रंगून या बर्मा भेज दिया गया था। ही वॉज सेंट टू रंगून और बर्मा इन 19 सितंबर इन 1857। और वहीं पर रहते हुए
उसी कैद में रहते हुए काले पानी की सजा के समय पर ही के दौरान ही 1862 1862 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ही वॉज डेड इन 1862 1862 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर, रंगून में। और इस तरह से यहाँ पर 1857 में ही डिक्लेयर कर दिया गया ब्रिटिश फोर्स या ब्रिटिशर्स के माध्यम से कि अब कोई भी मुगल राजा नहीं होंगे, कोई भी मुगल सम्राट या मुगल बादशाह यहाँ पे नहीं कहलाए जाएंगे, कोई भी टाइटल इस तरह का नहीं रहेगा। और एक तरह से क्राउन रूल वहाँ पे जो है स्टार्ट हो गया। 1858 से ही क्राउन रूल क्या हो गया था, शुरू हो चुका था इंडिया में। इस तरह हमने इस लेक्चर 1 में गौर किया है डाउनफॉल ऑफ द मुगल्स, मुगलों के पतन वाला जो दौर रहा, और मुगलों के पतन के दौरान वाला जो पूरा टाइम रहा है ये लगभग 150 ईयर का टाइम रहा है ना, लगभग 150 साल का शासन रहा है। कब से कब तक का तो आप लोगों को पता है, 1707 1707 से 1857 1807 तक का, क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद से ही मुगलों की कमजोरी जो है वो साफ साफ दिखने लग गई थी। हालांकि औरंगजेब की जब डेथ हुई थी या औरंगजेब के शासनकाल के समय पर भी ये सारी चीजें इनडायरेक्टली वे में दिखती थी, बट डायरेक्टली हमें दिखना हो गई थी उनके मृत्यु के बाद। तो अब हमने इन समय पर रहने वाले जितने मुगल रूलर्स आए हैं, जो टोटल कितने 11 मुगल रूलर्स रहे हैं, जो टोटल 17 है, तो उनके बारे में गौर कर लिया, उनके शासनकाल में हुई सारी घटनाओं के बारे में गौर कर लिया है। अब हम बस इतना सा और देखेंगे कि आखिर इस पतन के रीजन क्या रहे, कारण क्या रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा हल्का सा कि जितने भी मुगल रूलर आए हैं वो सब नालायक थे। उनके अंदर एक योग्यपन नहीं था, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, उनके अंदर एक जज्बा नहीं था, उनके अंदर वो बहादुरी नहीं थी जो पूर्व के मुगलों में रही है, जो पूर्व के मुगल रूलर्स में रही है। और इसी कारण एक अयोग्य नेतृत्व के कारण ही इस मुगल डायनेस्टी का क्या हुआ था, डिमोलाइजेशन हुआ था। क्योंकि इनिशियली वे में अगर इनिशियली कंडीशन की बात करें तो 1719 से 1737 तक 1748 तक 1719 से 1748 तक स्टेबिलिटी मिल चुकी थी। मोहम्मद शाह नामक एक बादशाह वहां पे बैठ चुका था। इस दौरान चाहते तो वो अपने मुगल साम्राज्य को मजबूत बना सकते थे, बट वी ऑल नो दैट ये जो रूलर था ये अपनी समय में सबसे ज्यादा समय बिताया करता था अपने हरम में, इसलिए उसे रंगीला कहा गया। तो इस तरह के जो रूलर्स थे इन्हीं के नालायकपन के कारण ही ये जो मुगल साम्राज्य था उसका क्या हो गया, पतन हो गया। चलिए अब गौर करेंगे आखिर इस पतन के क्या कारण रहे। तो एक बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गई है।